हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए जो आपका जैसा कि 29 सितंबर को बीटीसी डीएलएड 4th सेमेस्टर वाले बच्चों का जो है इंग्लिश के लिए जो पेपर है उसके लिए हम यहाँ पे मॉडल पेपर देख रहे हैं। ऑलरेडी जो है एक मॉडल पेपर चैनल पे अपलोड हो चुका है, नहीं देखा होगा तो पहले उसको जा करके देख लीजिएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके पेपर्स के लिए और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करते चलेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे आपको और हेल्पफुल भी। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो आपके लिए लिया है वो है कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज, और 4 ऑप्शन है यहाँ पे। क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटिटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड। थोड़ा सा मैं पॉज लूँगी क्वेश्चन को बोलने के बाद, जिससे आप भी जो हैं थोड़ा सा आपका भी थॉट प्रोसेसिंग हो सके कि क्या इसका आंसर होगा। तो बताइए फटाफट से। देखिए बात करते हैं यहाँ पे सही उत्तर की। तो आपका जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है उसको हम एक और भी मेथड की तरह से जानते हैं, और यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका क्लासिकल मेथड। उसको हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इस वीडियो को जो है आप एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ से आप कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो सीख करके जाओगे वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज़, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड आपसे पूछा है कि इसका ओरिजिन कौन सा है। ये 2018 में जो है आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था। ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, फ्रांस, इटली एंड अमेरिका। तो बात करें यहाँ पे आपके सही आंसर की, तो फ्रांस जो है वो इसका सही आंसर है। जो डायरेक्ट मेथड का ओरिजिन हुआ है, मतलब ओरिजिन वो कहाँ से आया है या किस जगह से वो बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है फ्रांस। दोस्तों वीडियो को जो है फटाफट से लाइक करते जाइएगा, और जो भी लोग कल पेपर देने के लिए जा रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, और आपको पूछा गया है आपसे कि इनमें से क्या आप जो है वर्ड फिल करो कि वो आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाए। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो है सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे व्हेन आपका सही होगा। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। ध्यान रखिएगा, हार्डली के साथ आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, व्हेन को यूज़ किया है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए है कि क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजीशन। फ्रेम वर्ब फॉर द वर्ड पोजीशन। पोजीशन के लिए जो है आपको इन चारों में से वर्ब को जो है फॉर्म करना है इससे। तो यहाँ पे आपके पास 4 वर्ड दिए हैं, पॉजेसिव, पॉजेसिवनेस, पॉजेसिवली या फिर पॉजेस, और आपको बताना है कि इस पोजीशन से जो है वर्ब क्या हो सकता है इसका। बात करें सही उत्तर की, तो देखिए यहाँ पे डी जो है आपका पॉजेस जो है वो इसका वर्ब फॉर्म होगा, तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Choose the correct word to complete the following. One must do dash duty. One must do dash duty. One's, his, her या फिर our. तो यहाँ पे one must do one's duty मतलब अपनी जो काम है वो करना चाहिए खुद को। one's duty, ना his आ सकता है यहाँ पे, मतलब सूटेबल नहीं है, ना हर सूटेबल है, ना अवर सूटेबल है। समटाइम्स हम ये भी देख लेते हैं कि सूटेबल क्या चीज़ है उसके साथ, तो उससे भी जो है आपको काफ़ी हद तक जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन के लिए वो मिलता है, एक आइडिया मिलता है। तो यहाँ पे आपका वंस हो जाएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूपी टेट, सुपर टेट की क्लासेस जो हैं वो यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, और आपके लगातार पेपर के सॉल्यूशन और मॉडल पेपर्स की बात कर रहे हैं। लाइक ज़रूर से वीडियो को करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में जो है आपको इसको करना है चेंज। क्वेश्चन है कि ही वेंट टू आगरा येस्टरडे। ही वेंट टू आगरा येस्टरडे। अगर बात करें ये कैसा सेंटेंस है, तो ये जो है पास्ट का सेंटेंस है, और आपको चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस को समझिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो क्या हो जाएगी आपकी, वॉज,
और वर, ठीक है। अब यहाँ पे हैड जो यूज़ होता है वो भी पास्ट में यूज़ होता है हैड, लेकिन हैड जो है वो पास्ट नहीं होता है, मतलब है वो एक तरीके से भूतकाल के लिए ही, लेकिन जो हैड है वो आपका पास्ट के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है? पास्ट परफेक्ट के लिए होता है। हैड, हैज़ और हैव जो है वो हमेशा परफेक्ट के लिए यूज़ होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस पूछा है तो आपने ऑक्सिलरी या जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं वो आपने वॉज या वर लगाई। वॉज सिंगुलर के लिए और वर जो है वो आपकी प्लूरल के लिए होती है, ये आपको पता है। और अब जो है कंटिन्यूअस, इसमें आप याद रखिए कोई भी आपकी वर्ब हो उसमें जब आप ing को ऐड कर देते हैं तो वो आपका कंटिन्यूअस फॉर्म बनता है। जैसे मान लीजिए मैं गो में अगर ऐड कर दूं तो ये गोइंग हो जाएगा और ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ही वेंट टू आगरा येस्टरडे, आप लिखोगे कि ही के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज, ही वॉज। अब यहाँ पे वेंट था, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया तो गोइंग, ही वॉज गोइंग टू आगरा येस्टरडे, ही वॉज गोइंग टू आगरा येस्टरडे। इस तरीके से आपका जो है ये सेंटेंस बन जाएगा, ही वॉज गोइंग टू आगरा येस्टरडे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे आपके लिए कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एक तरीके से क्या है मैं बताऊँ आपको, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो पूछा जाता है आपसे। देखिए पहला सेंटेंस है इसका आपके लिए, नो सूनर डिड द पुलिस रीच व्हेन द थीव्स रेन अवे। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आप इसको कैसे चेंज करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि राम एज वेल एज हिज फादर वर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। देखिए बात करें यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है कि नो सूनर डिड द पुलिस रीच व्हेन द थीव्स रेन अवे। ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है और आपको इसको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस लिख के आया हुआ है। तो आप इसको करेंगे कि नो सूनर डिड द, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी डिड आएगा तो हमेशा देखिए यहाँ पे रीच, यहाँ पे हो सकता है अगर रीच दिया होता, मान लो जो यहाँ पे एरर दी है वो मैं सही कर रही हूँ, दूसरी एरर भी तो आ सकती है। अगर यहाँ पे रीच की जगह रीच्ड होता तो भी ये सेंटेंस एरर था, फिर आप कैसे सही करते हैं? यहाँ पे रीच करके। क्यों? क्योंकि जो डिड आता है, डिड वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे नो सूनर डिड द पुलिस रीच आपका जो सेंटेंस हो जाएगा सही। व्हेन नहीं आएगा, व्हेन यहाँ पे एक एरर है, व्हेन की जगह आपका यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? देन। और देन भी कैसे? THAN वाला देन, क्योंकि नो सूनर के साथ जो है बाद में क्या फॉलो करता है? देन फॉलो करता है नो सूनर को। तो नो सूनर डिड द पुलिस रीच देन द थीव्स रेन अवे, ये इसका जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं, राम एज वेल एज हिज फादर वर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। ये है आपसे क्वेश्चन कि राम और उसके फादर दोनों ही जो है वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे। क्या एरर हो सकती है इसमें आप बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें जो भी एरर है वो साफ साफ दिख रही है, आप सोच सकते हो कि इसमें क्या एरर हो सकती है। देखो राम एज वेल एज हिज फादर कोई एरर नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग कोई एरर नहीं, जो भी एरर है वो आपके यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब में की गई है, वर, ठीक है। नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग यानी ये काम तो जो है वो हो चुका है कहीं ना कहीं, तो पास्ट की बात हम कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली या तो हम पास्ट के लिए ऑक्सिलरी वर्ब वॉज या वर को ही यूज़ करेंगे, वॉज या वर यूज़ करेंगे। यहाँ पे इन्होंने वर यूज़ किया है तो आप बोल दोगे कि यहाँ पे वॉज यूज़ करना चाहिए, यही गलती हो सकती है। ऐसा नहीं है, इसका लॉजिक भी समझ लो कि क्यों यहाँ पे आपको वॉज यूज़ करना है। जब भी दो सिंगुलर नाउन आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे एक राम जो है वो सिंगुलर नाउन है और दूसरा यहाँ पे फादर जो है वो भी सिंगुलर नाउन है, जब दो सिंगुलर नाउन जो हैं वो जुड़े हों तब जो है कौन सी वर्ब आती है? तब वर्ब भी जो है वो सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब यानी कि वॉज आएगी, वर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़। और ये तो जो ऐसे सेंटेंस है ये आपके यूपी टेट, सुपर टेट जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे शामिल भी किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, यूज़ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करना है। आपका जो है पहला क्वेश्चन है कि शी वॉज श्योर दैट शी डैश द समवेयर बिफोर सी, बिफोर सी यहाँ पे आपसे पूछा है,
तो बात करें यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट के लिए हम हैड को यूज़ करते हैं और परफेक्ट के लिए हम जो है बीन को यूज़ करते हैं। और कंटिन्यूअस मैंने जैसा अभी आपको बताया कि ING फॉर्म लगाकर जो है कंटिन्यूअस बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, शी, और पास्ट में है मैंने बोला है, ठीक है। पास्ट का पहले ही आप समझ ही लो कि अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको मतलब बोल रहा है यूज़ करने के लिए, तो आप क्या करोगे, पास्ट के लिए आप लगाएंगे हैड, फिर परफेक्ट के साथ जो है वो बीन आता है परफेक्ट के लिए, और कॉन्टिन्यूअस में आपको जो भी वर्ब दी हो आप उसमें ING यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे सी दिया है तो सींग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सींग हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे यही फिल होगा, शी वॉज श्योर दैट शी हैड बीन सीइंग द समवेयर बिफोर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ही डैश द गन एंड फायर्ड अ शॉट। यहाँ पे लोड जो है वो आपको एज अ वर्ब दे रखा है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करना है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि परफेक्ट है यहाँ पे इसलिए आपको फिर से हैज़ यूज़ करेंगे। ही के साथ हैज़ आता है, ये ध्यान रखिए। ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। अब ये लोड यहाँ पे आपकी वर्ब है तो इसमें ING को यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन लोडिंग द गन एंड फायर्ड अ शॉट। इस तरीके से जो है आपका ये यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। यहाँ पे आपसे पूछा है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, मतलब ये किस चीज़ से जो है रिलेट करता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच, वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ A एंड B, या फिर लेटर जो है पैटर्न। तो यहाँ पे वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों से रिलेट करता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करें तो जो हमने पहला वाला मॉडल पेपर अपलोड किया है उसमें जो है आपको मैंने डिटेल में बताया है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है, और ज़रूरी है स्ट्रक्चरल अप्रोच भी आपके लिए, क्योंकि आपके पेपर में एक ना एक मेथड अप्रोच ज़रूर पूछता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C बोथ A एंड B होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मोहन हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मोहन हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। हैड बीन रीडिंग लगाए तो ये कैसा है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्ट चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे, मोहन हैड बीन को हटा के सिंपली फॉर्म लगाओगे, मोहन के साथ सिंगुलर वॉज, क्योंकि पास्ट के पूछा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। रीड यहाँ पे आपकी वर्ब है, आपको ING यूज़ करना है। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हम ING यूज़ करते हैं। मोहन वॉज रीडिंग फॉर 2 hours, इसके आगे आप लगा दोगे मोहन वॉज रीडिंग फॉर 2 hours। इस तरीके से इसका आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए कि व्हाट आर वन ऑफ द 2 प्रोडक्टिव स्किल। बात करें अगर प्रोडक्टिव स्किल की, एक्टिव स्किल की, रिसेप्टिव स्किल की, या फिर पैसिव स्किल की। मॉडल पेपर 1 में इसको मैंने शॉर्ट की तरह से आपको समझाया हुआ है कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई है। वहाँ वो वेरी शॉर्ट में पूछे, शॉर्ट में या MCQ में आप कर पाओगे, जा करके देख लेना नहीं देखा। और यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है, हमेशा आता है, स्पेशली MCQ में तो ज़रूर ही आता है। तो व्हाट आर वन ऑफ द 2 प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव का मतलब है जो जिसमें आपका कुछ एफर्ट लगते हो, जिसमें जो है आपके एफर्ट लगे और कुछ आप ऐसा मतलब आप कुछ ऐसा इफ़ेक्टिव करो जिसमें आप टोटली एक्टिव हो, मतलब आप शून्य की तरह सिर्फ सुन नहीं रहे हो, आप कुछ उसमें एक्टिवली हो। तो यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग है, तो लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं हो सकता है, ना सुनने में और ना ही स्पीकिंग में। तो फिर भी स्पीकिंग तो है लेकिन लिसनिंग नहीं है। लिसनिंग और राइटिंग ऑफ कोर्स है, लिसनिंग नहीं। देखो तीनों में लिसनिंग दे दिया है, बस यही गलत है लिसनिंग, क्योंकि लिसनिंग जो है वो आपकी प्रोडक्टिव स्किल नहीं है, वो आपकी रिसेप्टिव स्किल है, जिसको पैसिव स्किल भी बोलते हैं लिसनिंग, ठीक है। लिसनिंग और रीडिंग दोनों रिसेप्टिव और पैसिव स्किल हैं, क्योंकि उसमें आपके अपने एफर्ट नहीं लगते हैं, आप सुन लेते हो, कुछ लिखा होता है सामने तो पढ़ देते हो। लेकिन जो प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल होती हैं आपकी, वो क्या होती हैं, स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीक जब करते हो तो कुछ थॉट प्रोसेस होता है, फिर आप कुछ बोलते हो, और राइटिंग के लिए भी, आपको लिखने के लिए भी कुछ ना कुछ विचार आपके मन में होने चाहिए। तो स्पीकिंग और राइटिंग, ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे प्रोडक्टिव स्किल के लिए सही होगा।
और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलो फटाफट से। आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जो हैं वो मोटिवेटेड रखते हैं हम लोगों को कि जो है आपके लिए मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट्स हैं, अच्छे अच्छे जो भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए जो बेस्ट क्लासेस हैं वो जो यहाँ पे हैं चलाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है आई एम राइटिंग अ लेटर। ये मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे चूज़ किया क्योंकि कुछ अलग चीज़ ही आपका पेपर आपसे पूछता है, नॉर्मल नहीं पूछेगा। आई एम राइटिंग अ लेटर कुछ अलग है सेंटेंस, क्यों? क्योंकि इसमें जो है कॉन्टिन्यूअस का यूज़ किया और एक्टिव पैसिव में जब कॉन्टिन्यूअस का यूज़ हो जाता है तो वो कुछ अलग हटके सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि जब पैसिव में चेंज करते हो, कभी भी एक्टिव में से जब पैसिव में चेंज करते हो तब हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हो, क्रिया की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हो हमेशा पैसिव में जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो। इसके अलावा एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है आपका वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आपका सब्जेक्ट बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको। चलिए देखते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो लेटर है वो ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव में बनाएंगे तो लेटर को सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेंगे, लिख लेंगे आ लेटर, आ लेटर। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ये कैसा है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में है एम, तो इसके लिए हम इज़ यूज़ करेंगे। इज़, अ लेटर इज़ राइटिंग। मैंने बताया कि जब कॉन्टिन्यूअस में होगा तब आपका एक अलग से वर्ड यूज़ होता है बीइंग, बीइंग को यूज़ करेंगे आप यहाँ पे। अ लेटर इज़ बीइंग। और थर्ड फॉर्म राइटिंग की क्या हो जाती है, रिटन, रिटन, रिटन बाय आप लगाओगे। और देखो आई जो यहाँ पे था आपका सब्जेक्ट वो अब यहाँ पे पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आई को चेंज करते हो किस में, मी में। तो आपका क्या हो जाएगा, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपको एप्लीकेशन या मतलब लेटर या फिर कुछ एक ऐसा टॉपिक जिस पे कुछ वर्ड लिखने के लिए, जैसे योर एम, योर टीचर, इस तरीके का कुछ भी एक टॉपिक दे देते हैं, एनवायरनमेंट है, ऐसा कोई भी चीज़ दे सकते हैं, वो तो आप लिख लोगे। यहाँ पे देखते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फी कंसेशन। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन और लेटर लिखने का तरीका मॉडल पेपर 1 जो है उसमें आपको मैंने अच्छे से बताया है, देख लेना वहाँ जा करके। और करते क्या हो, सबसे पहले द प्रिंसिपल, फिर जो कॉलेज का नाम है और जो प्लेस है आपका या जो भी स्टेट है आपका, उसके अलावा सब्जेक्ट जब आप लिखते हो तो ध्यान रखना, वैसे एप्लीकेशन के लिए सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन जब आपको फॉर्मल किसी फॉर्मल व्यक्ति को देना, जैसे प्रिंसिपल है, टीचर है, तो आपको उसमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। और सब्जेक्ट आपका हमेशा 4 to 5 वर्ड्स का सिंगल लाइन में आना चाहिए, ध्यान रखना। आप लिख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर, फिर आप डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरीके से करके अपना जो है लेटर का जो बॉडी होता है वो 3 पार्ट में कवर कर सकते हो। पहले में इंट्रोडक्शन, फिर आपका रीज़न क्या है और सबसे लास्ट में कंक्लूजन। इस तरीके से आप जो है अपने लेटर को एंड कर सकते हो। योर फेथफुली, योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से लिख के अपना ये एप्लीकेशन या लेटर जो भी है वो आप ख़त्म कर सकते हो। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो आपके कल आने वाले पेपर में 29 के पेपर में जो हैं ज़रूर से ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और सभी फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।